हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, एनजीटी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संक्षिप्त में जान लेते हैं, उसके बाद हम उसका दोस्तों डिटेल जानेंगे। तो इस आयोग का जो गठन हुआ वह हुआ 18 अक्टूबर 2010 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसमें 4 सहयोगात्मक पीठ हैं, वह भोपाल में है, पुणे में, कोलकाता और चेन्नई में। संरचना जाने तो इसमें अध्यक्ष होता है, 10 सदस्य न्यायिक क्षेत्र से और 10 सदस्य पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। नियुक्ति होती है इसमें, नियुक्ति अध्यक्ष की होती है केंद्र सरकार द्वारा CJI के परामर्श से और अन्य सदस्य चयनित समिति की सिफारिश पर। इनकी पदावधि होती है अध्यक्ष सदस्यों की 5 वर्ष की। इस्तीफा यह केंद्र सरकार को देते हैं। इनकी कार्य और प्रमुख शक्तियां जो हैं इनमें है यह अर्ध न्यायिक निकाय है, परंतु यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से बंधा नहीं होगा, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होगा। दूसरा, उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जिनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण शामिल हो। तीसरा, पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों को लागू करना भी शामिल है। वैधानिक निकाय होने के कारण एनजीटी के पास अपीलीय क्षेत्र अधिकार हैं। पांचवा, एनजीटी द्वारा दिए गए को आदेश निर्णय का निष्पादन न्यायालय के आदेश के रूप में करना होता है। छठवां, नियमों का पालन न करने पर दंड का प्रावधान भी है, अधिकतम 3 वर्ष का कारावास और 10 करोड़ तक का अर्थदंड। यह पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। अब जानते हैं इसके प्रथम अध्यक्ष थे, एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष लोकेश सिंह पंटा, दूसरे अध्यक्ष श्री न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार और तीसरे जो वर्तमान हैं वह हैं श्री न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल। चलिए अब जानते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण से जुड़ी प्रमुख तथ्यों के लिए। तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 द्वारा भारत में एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना की गई है। 18 अक्टूबर 2010 को इस अधिनियम के तहत पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रवर्तक एवं व्यक्तियों और संपत्ति के नुकसान के लिए सहायक एवं क्षतिपूर्ति देने या उससे संबंधित या उससे जुड़े मामलों सहित पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटारे के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना की गई। यह एक विशिष्ट निकाय है जो बहु अनुशासनात्मक समस्याओं वाले पर्यावरणीय विवादों को संभालने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता द्वारा सुसज्जित है। यह प्राधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं होगा, बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाएगा। पर्यावरण संबंधी मामलों में अधिकरण को समर्पित क्षेत्राधिकार तीव्र पर्यावरणीय न्याय प्रदान करेगा तथा उच्च न्यायालयों में मुकदमेबाजी के भार को कम करने में सहायता करेगा। अधिकरण को आवेदनों या अपीलों के प्राप्त होने के 6 महीने के अंदर उनके निपटान का प्रयास करने का कार्य सौंपा गया है। इस न्यायाधिकरण को उच्च न्यायालय का दर्जा दिया गया है तथा इसकी 4 पीठें, जिसको बेंच भी कहते हैं, देश के विभिन्न शहरों में स्थापित की जाएंगी। उक्त कानून के लागू होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच स्थापित हैं। पुणे पश्चिमी क्षेत्र बेंच, भोपाल सेंट्रल जोन बेंच, चेन्नई दक्षिणी बेंच और कोलकाता पूर्वी खंडपीठ में क्षेत्रीय बेंचों की स्थापना की गई है। प्रत्येक क्षेत्रीय बेंच में एक निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में आने वाले राज्यों को शामिल किया गया है। सर्किट बेंच के लिए एक तंत्र भी है। उदाहरण के लिए दक्षिणी क्षेत्र की बेंच जो चेन्नई में स्थित है, बेंगलुरु या हैदराबाद जैसे अन्य जगहों पर बैठ के करने का निर्णय ले सकती है। कार्यालय, इनका जो मुख्य कार्यालय है वह नई दिल्ली और अन्य स्थानीय हैं वह भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में इनके कार्यालय हैं। एनजीटी 2010 के अनुसार
परिभाषा। तो पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करने और क्षति के लिए राहत और क्षतिपूर्ति सहित वनों और और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण से संबंधित मामलों में प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना के लिए एक अधिनियम व्यक्तियों और संपत्तियों और उनसे संबंधित मामलों के साथ या प्रासंगिक के लिए है। एनजीटी का उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना, जिससे देश की अदालतों पर लगे मुकदमों के बोझ तो कुछ कम किया जा सके। पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीने के भीतर करना होता है। युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताना होता है। ट्रिब्यूनल कोर्ट। तो ट्रिब्यूनल अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं जिनकी स्थापना कानून के तहत उस कानून या प्रशासनिक कानून के अंतर्गत मामलों से उत्पन्न होने वाले तिहाड़ों पर निर्णय लेने के लिए आमतौर पर की जाती है। ट्रिब्यूनलों के विशेष मामलों पर शीघ्र न्याय प्राप्त करने में उद्देश्य से बनाया गया था। एनजीटी की संरचना। तो एनजीटी में अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं जिनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और किसी भी सदस्य को पुनः पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति। न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति बनाई जाती है। यह आवश्यक है कि अधिकरण में कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य एवं विशेषज्ञ सदस्य हों। अब जानते हैं शक्तियां और अधिकार क्षेत्र। तो अधिकरण का न्याय क्षेत्र बेहद विस्तृत है और यह उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जिनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण शामिल हो। इसमें पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों को लागू करना भी शामिल है। एक वैधानिक निकाय होने के कारण एनजीटी के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार हैं और जिसके तहत यह सुनवाई कर सकता है। नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 में उल्लेखित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है। किसी भी आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय को देते समय यह आवश्यक कि एनजीटी उस पर सतत विकास, निवारक और प्रदूषक भुगतान आदि सिद्धांत लागू करे। अभिकरण अपने आदेशानुसार पर्यावरण प्रदूषण या किसी अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है। क्षतिग्रस्त संपत्तियों की बहाली, उनका पुनर्निर्माण करवा सकता है। एनजीटी द्वारा किए गए आदेश, निर्णय या अधिनिर्णय का निष्पादन न्यायालय के आदेश के रूप में करना होता है। एनजीटी अधिनियम के नियमों का पालन न करने पर दंड का प्रावधान भी किया गया है। एक निश्चित समय के लिए कारावास, जिसे अधिकतम 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। निश्चित अर्थदंड, जिसे 10 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। कारावास और अर्थदंड दोनों हो सकते हैं। एनजीटी द्वारा किए गए आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील है। एनजीटी पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। पहला, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974। दूसरा, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977। तीसरा, वन संरक्षण अधिनियम 1980। चौथा, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981। पांचवा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। छठवा, जैव विविधता अधिनियम 2002। उपरोक्त कानूनों के तहत सरकार द्वारा लिए किसी निर्णय को एनजीटी के समक्ष चुनौती दे सकती है। न्यायाधिकरण व्यक्तिगत तौर पर 10 करोड़ रुपए का या किसी कंपनी का 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपराधी का सश्रम कारावास जैसी सख्त सजा भी सुना सकता है। हाँ, यदि कोई पक्षकार पंचाट के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अक्सर देखने में आता है कि अदालतों के फैसले आने में सालों लग जाते हैं।
विलंबित न्याय हमारी न्यायिक व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी है और सरकार ने इसी खामी को मद्देनजर रखते हुए व्यवस्था की है कि पंचायत 6 महीने की समय सीमा में शिकायत का निपटारा करे। इन सब बातों के अलावा न्यायाधिकरण को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह जहां पर्यावरण नियमों का उल्लंघन होता है देखे तो स्वतः इसका संज्ञान लेकर जरूरी कार्रवाई करे। एनजीटी का महत्व। एनजीटी ने पर्यावरण के क्षेत्र में न्याय के लिए एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र स्थापित करने की नई दिशा प्रदान की है। यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चूंकि अधिकरण को भी सदस्य पुनः नियुक्त के योग्य नहीं होता और इसलिए वह बिना किसी भय के स्वतंत्रपूर्वक निर्णय सुना सकता है। एनजीटी के समक्ष चुनौतियां। 2 महत्वपूर्ण अधिनियमों वन्यजीव संरक्षण 1972 तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 को एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है, लेकिन इससे कई बार एनजीटी का कामकाज प्रभावित होता है क्योंकि पर्यावरण से जुड़े कई मुद्दे इन अधिनियमों के अधीन आते हैं। एनजीटी के कई निर्णयों को उच्च न्यायालय में धारा 226 के तहत यह कहकर चुनौती दी जा रही है कि उच्च न्यायालय एक संवैधानिक संस्था है जबकि अधिकरण एक वैधानिक संस्था है। यह इस अधिनियम की सबसे बड़ी खामी है कि इसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है कि किन मुकदमों को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है और किन को नहीं। आर्थिक वृद्धि और विकास के प्रभाव। आर्थिक वृद्धि विकास पर प्रभाव डालने के कारण एनजीटी के निर्णयों को समय समय पर आलोचना होती रहती है। मुआवजे के निर्धारण को भी स्पष्ट विधि से न होने के कारण भी अधिकरण आलोचना का शिकार हो जाता है। एनजीटी के लिए यह अनिवार्य है कि उसके अधीन जो भी मुकदमा है उसका निपटारा 6 महीने के भीतर हो जाना चाहिए, परंतु मानव और वित्तीय संसाधनों के अभाव में एनजीटी ऐसा नहीं कर पाता है। एनजीटी का न्यायिक तंत्र भी सीमित में क्षेत्रीय पीठों के कारण बहुत अधिक प्रभावी होता है। भारत में न्यायिक उद्घोषणाओं के अंतर्गत स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार को संविधान में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उल्लेखित जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है, जिसके अंतर्गत हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया और इसे पर्यावरण के संबद्ध बहु अनुशासनात्मक मुद्दों पर निर्णय की न्यायिक अधिकारिता प्रदान की गई। अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अधिकरण को सभी दीवानी मामलों में जहां पर्यावरण संबंधी तात्विक प्रश्न नहीं तो न्यायिक अधिकारिता प्रदान की गई है। अधिनियम की धारा 15 के तहत प्राधिकरण को प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरणीय क्षति के कारण पीड़ित व राहत मुआवजा प्रदान करने की शक्ति, संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति, पर्यावरण संबंधी सभी पर्यावरण नुकसान की क्षतिपूर्ति की शक्ति दी गई है। इस न्यायाधिकरण को पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करने वाले पर 3 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक की सजा आर्थिक दंड तक की सजा देने का अधिकार होगा। न्यायाधिकरण के बाधा रहित कार्य करने की अवस्था प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत प्रावधान है कि नागरिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत तकनीकी पहलू होने के बावजूद प्रक्रिया संहिता न्यायाधिकरण के कार्य को बाधित नहीं कर सकती, क्योंकि न्यायाधिकरण का कार्य तुलनात्मक रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित होता है। साथ ही धारा 22 प्रावधान करती है कि न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध अपील सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों पर सिविल न्यायालयों को न्यायिक अधिकारिता नहीं होगी। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के अस्तित्व में आने से पूर्व में कार्यरत राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995 और राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण को अब समाप्त कर दिया जाएगा तथा इसके अधीन विचाराधीन मामले अब नवगठित प्राधिकरण में स्थानांतरित हो जाएंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में 20 सदस्य होंगे, जिसमें 10 न्यायिक क्षेत्र से और बाकी गैर न्यायिक क्षेत्र से होंगे। ये सभी पर्यावरण एवं संबंधित विज्ञानों में विशेषज्ञ होंगे। न्यायाधिकरण के गठन से भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाता है जहां यह व्यवस्था है कि उल्लेखनीय कि ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में
पर्यावरणीय मुद्दों के निपटारे हेतु विशेष अदालतें हैं। न्यायाधिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं जो वह इस प्रकार हैं। पर्यावरण से क्षति होने पर आम आदमी पर भी वाद दायर कर सकेगा। न्यायाधिकरण को विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों पर स्थापित किया गया है। इसमें विभिन्न एजेंसियों के मध्य पर्यावरण संबंधी वादों का भी निपटारा किया जाएगा। इसमें अदालतों में मुकदमों के लंबित होने से मुक्ति मिलेगी। सर्किट बेंच को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत मामले में सुनने की अनुमति होगी। ट्रिब्यूनल के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकेगी। किसी व्यक्ति के निहित स्वार्थ व फिर राजनीतिक रूप से प्रेरित या किसी प्रकार के प्रचार को हासिल करने के मंतव्य से दाखिल की गई जनहित याचिकाओं पर गौर नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।